भारतीय सिनेमा के 100 साल से अधिक का स्वर्णिम इतिहास और उसके सुनहरे पन्नों में दर्ज कुछ ऐसी फिल्में जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। एक दौर था दोस्तों जब फिल्म का हिट या सुपरहिट होना उसकी कहानी, एक्टिंग और गानों की पॉपुलैरिटी पर निर्भर था। वक्त बदला तो कमाई से तय होने लगा कि कौन सी फिल्म हिट है और कौन सी फ्लॉप। लेकिन बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने कमाई से लेकर पॉपुलैरिटी तक हर मोर्चे पर अपनी धाक जमाई। साल 1967 1967 में रिलीज हुई एक ऐसी ही फिल्म जो बीते 55 साल से हिंदुस्तान के दिल में बसती है। वो फिल्म जिसका एक गाना आज भी सबसे मशहूर देशभक्ति गीतों में शुमार है। वो फिल्म जिसने इस फिल्म के नायक को लोगों के दिलों में अमर कर दिया एक खिताब के साथ, भारत कुमार। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमारे श्रोता आज की ये फिल्म पहचान गए होंगे। जी हां, AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज वो जो एक फिल्म थी के तहत आज हम एक ऐसी ही यादगार, शाहकार, ब्लॉकबस्टर फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है उपकार। और आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। 12:12 और 37 सेकंड। दोस्तों, उपकार वो फिल्म थी जिसने मनोज कुमार को भारत कुमार का खिताब दिया, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई। और ये मनोज कुमार की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी उस साल। ये क्लासिक फिल्म माना गया इसे। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की गई। इसे कहानी, फोटोग्राफी, गाने, लिरिक्स, एक्टिंग सभी के लिए तारीफें मिली। उपकार में मनोज कुमार लीड रोल में थे। उनके किरदार का नाम भारत था, जैसा हमने बताया, और इस वजह से उनको खिताब मिल गया भारत कुमार। देशभक्ति की फिल्मों के लिए सर्वोपरि माने गए मनोज कुमार। और इस फिल्म की कहानी भी मनोज कुमार ने ही लिखी थी और इसका डायरेक्शन भी उन्होंने किया पहली बार। सदाबहार गानों को कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया। और साल 1967 में 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म का ताना बाना दरअसल 1965 में ही बुना गया था। उस साल मनोज कुमार की फिल्म शहीद रिलीज हुई थी और समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली में फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि वो जय जवान जय किसान के नारे पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते। बताया ही जाता है दोस्तों, इसके बाद जब मनोज कुमार ट्रेन से दिल्ली से मुंबई लौट रहे थे तब रास्ते में ही उन्होंने उपकार फिल्म की कहानी लिख ली थी। और जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो जानते होंगे कि शुरुआती में स्लोगन आता है जय जवान जय किसान, और ये फिल्म समर्पित रही तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो आज इसी फिल्म की बातें करेंगे, इससे जुड़े दिलचस्प बातें आपको बताएंगे और इस फिल्म की कहानी बताएंगे। सुनते रहिए FM गोल्ड। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन
दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, ये वो गीत है जो आज भी, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का दिन हो, गणतंत्र दिवस का दिन हो या फिर आजादी का कोई भी पर्व, इस गीत के बिना वो पर्व मुकम्मल नहीं होता। ये वो यादगार गीत है जो आज भी पूरा भारतवर्ष गुनगुनाता है, गाता है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत सदाबहार था इस फिल्म में, और गीतकार थे इस फिल्म के गुलशन बावरा, इंदिवर, प्रेम धवन और कमर जलालाबादी। छायाकार थे वीएन रेड्डी और एडिटर इस फिल्म के थे बीएस ग्लाड। और इस फिल्म के अंदर जो
पात्र निभाए गए जो कलाकार थे, उन्होंने जो पात्र निभाया वो भी हम आपको बता दें। आशा पारेख ने पात्र निभाया डॉक्टर कविता का, मनोज कुमार ने भारत का, कामिनी कौशल ने राधा का, प्रेम चोपड़ा ने पूरन का, कन्हैया लाल बने लाला धनीराम, प्राण बने मलंग चाचा, डेविड फौज में मेजर, मनमोहन कृष्ण चौधरी कृष्णा गांव का ये किसान, मदन पुरी ने रोल निभाया चरण दास का। विलन रहे इस फिल्म में अरुणा ईरानी, कमली चौधरी कृष्णा की बेटी। असित सेन लखपति नाम से लाला धनीराम का मुनीम बना और मोहन चोटी मंगल राम से गांव का ही एक लड़का, और सुंदर जो इस गांव के एक हट्टी चलाने वाले और उसी का बेटा सोम और मंगल। और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इस फिल्म ने वैसे तो उस दौर में सभी को फायदा पहुंचाया जिन्होंने भी इसमें काम किया, गीत लिखे, संगीत दिया, लेकिन वैसे अगर ये कहा जाए कि हर कलाकार और फनकार को करियर में खूब फायदा पहुंचाया, लेकिन आशा पारेख और प्राण साहब की इस फिल्म ने मानो जिंदगी बदल दी। आशा पारेख हालांकि तब भी सुपरस्टार थी, लेकिन इस फिल्म से पहले तक उनकी इमेज बॉलीवुड की डांसिंग हीरोइन की थी और मनोज कुमार चाहते थे कि वो उनकी इमेज बदल दे, लिहाजा फिल्म में उन्हें एक डॉक्टर का किरदार दिया गया। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। आशा पारेख के साथ साथ प्राण साहब की इमेज बदलने में भी इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान था।
क्योंकि इस फिल्म से पहले प्राण साहब जाने जाते रहे हैं एक खूंखार, दुर्दांत विलेन के रूप में, जिसके मन में कोई दया भाव नहीं था। ये उनकी एक इमेज बनी हुई थी। लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी इमेज बिल्कुल ही चेंज हो गई, या ये कहें कि उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई ये फिल्म। और मनोज कुमार ने उन्हें पहले लंगड़े मलंग चाचा के रोल में कास्ट किया, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि यह किरदार दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आया। दोस्तों, इस फिल्म में प्राण साहब को न सिर्फ एक पॉजिटिव रोल मिला, बल्कि एक भावुक कर देने वाला गाना भी उन पर फिल्माया गया। फिल्म में एक जगह प्राण साहब का वही डायलॉग आज भी बहुत फेमस है, जहां वो मनोज कुमार के किरदार से कहते हैं कि राम हर युग में पैदा होता है, लेकिन लक्ष्मण बार बार पैदा नहीं होता। प्राण साहब पर इस फिल्म में कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, ये गाना फिल्माया गया था। म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी और आनंद जी ने शुरुआत में इसके बहुत खिलाफत की। वो खिलाफ थे इसके। उन्हें शुरू में लगा कि ये गाना मनोज कुमार पर फिल्माया जाएगा। ऐसे में एक विलेन की भूमिका करने वाले प्राण साहब पर जब ये गाना फिल्माया जाने लगा, तो कल्याण जी और आनंद जी ने नाराज होकर मनोज कुमार से कहा कि वो एक अच्छे खासे गाने को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मनोज कुमार का विश्वास अडिग था। प्राण साहब की अदाकारी बेमिसाल थी और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ और प्राण साहब की विलेन की इमेज भी रातों रात बदल गई। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल्ली में जश्न हम मनाएंगे, तिरंगा भी शान से लहराएंगे, ऐसे में अपना कर्तव्य भी निभाएंगे। शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के साथ हम मिलकर उठाएंगे। नववर्ष के जश्न में आप दिल्ली पुलिस के साथ शहर की सुरक्षा के प्रहरी बनिए। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति को देखते ही तुरंत दिल्ली पुलिस की इमरजेंसी नंबर 112 पर संपर्क करें, क्योंकि हम साथ साथ हैं। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इशू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड। शामों सहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, FM गोल्ड। बारह बजकर 35 और 2 सेकंड। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है उपकार। और दोस्तों, अब इस फिल्म की कहानी हम आपको बताते हैं। जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है वो बेसब्रे होंगे, उत्सुक होंगे इस फिल्म की कहानी जानने के लिए। पात्र परिचय हम आपको पहले ही दे चुके हैं, तो हम आपको बता दें कि फिल्म की कहानी राधा और उसके 2 बेटों भारत और पूरन, इनकी कहानी है। कहानी शुरू होती है हरियाणा के गांव अटाली से। राधा एक ग्रामीण महिला है जो अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहती है। उसकी एक इच्छा है कि अपने बच्चों को, अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की, लेकिन दोनों की पढ़ाई का भार वो नहीं सह पाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा उनके पास साधन नहीं है, संपन्न नहीं है, वो गरीब है, मामूली किसान है। तब भारत खुद की पढ़ाई रोककर, यानी 11वीं तक वो पढ़ता है, लेकिन उसके बाद अपनी पढ़ाई रोककर वो पूरन को पढ़ने के लिए शहर भेजता है। यहां ये बताना भी जरूरी है कि ये पूरन की सगी मां है, लेकिन भारत की सगी मां नहीं है। भारत के पिता की ये दूसरी बीवी होती है, लेकिन प्यार वो पूरन से भी बढ़कर भारत को करती है। और पूरन भी, और भारत भी पूरन को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता है, और अपनी मां को सौतेली मां की नजर से उसने कभी नहीं देखा। दिलो जान से अपनी मां की इज्जत करता है, प्यार करता है, और पूरन को पढ़ने के लिए शहर भेजता है। और उसके पूरा खर्चा जो होता है शिक्षा का, उसकी वहां पर कॉलेज की फीस, रहना, खाना, सब भारत बखूबी निभाता है।
ये जिम्मेदारी। उधर पूरन शहर में है और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा है और साथ ही साथ अच्छे नंबरों से पास भी होता है। ये खबर गांव पहुंचती है तो दूसरी तरफ पूरन के दोस्त जो हैं उसको गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं और डाल भी देते हैं। पूरन को यहां तक कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये नाम जो है पूरन, ये पुराने जमाने का है, चूरन जैसा लगता है, तो तुम एक काम करो, पूरन कुमार अपना नाम रखो, पूरन को आराम करने दो और कुमार को आगे आने दो। शहर की चमक दमक में पूरन अपने दोस्तों के साथ खो सा जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर कविता से। एक क्लब में डॉक्टर कविता, उनके भाई और उसकी भाभी वो वहां आए होते हैं। पूरन उनसे मिलता है, एक दोस्ती होती है, जान पहचान होती है और इसके बाद पूरन जो है मनी मन डॉक्टर कविता को चाहने भी लगता है, लेकिन इजहार ख्यालात नहीं करता। कुछ समय के बाद पूरन आता है अपने गांव अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। वहीं डॉक्टर कविता भी उसी गांव में आती है अपनी प्रैक्टिस करने, क्योंकि वो चाहती है कि डॉक्टरी का जो एक पावन पेशा है उसकी शुरुआत वो अपने गांव से करे, किसी गांव से, वहां लोगों की सेवा करे। तो वहां आते हैं और वहां पर डॉक्टर कविता की मुलाकात होती है पूरन के बड़े भाई भारत से। तब पूरन भी बताता है कि ये उसका बड़ा भाई है और वहां पर गांव की फिजा को, गांव के तौर तरीकों को देखकर डॉक्टर कविता बहुत इंप्रेस होती है, बहुत प्रभावित होती है, खासतौर से भारत की शख्सियत से, क्योंकि वो और चाचा मलंग दोनों ही इस गांव में एक ऐसे दो इंसान हैं जो हर किसी के दुख दर्द में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर एक की मदद करते हैं। तब डॉक्टर कविता को यह एहसास होता है कि गांव की जिंदगी जो है शहर की जिंदगी से कितनी अलग है, कितनी सीधी है, कितनी सरल है, कितने सच्चे लोग हैं। हर खुशी को मिलजुल कर यहाँ के लोग मनाते हैं। पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग, ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, ओ पीली पगड़ी के संग, गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो, कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। छोटे दिल का खरे दिल से बदल ले जो है खोटे दिल का, वो खरे दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का। वो कोई छोटा ना बड़ा, कोई छोटा ना बड़ा, वो कोई खोटा ना खरा, वो जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में। आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। मेरी हड्डी के लाखों मन दाने दाने तेरी भट्टी में भुन गए जाके, ओ जाके तेरी भट्टी
तभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की, ओ प्यारी तभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की। बुढ़ापे की शर्म कर, फिटे मुंह बच्चों वाले, ओ तो बच्चों वाले। इनको भी तो जरूरत है माँ की, ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की। नाना बापू क्या है बेटे, ओ बाबू झूठ न ऐसे बोल, हम दो हीरे हैं अनमोल, हमको पट्टी में ना रोल, अपने दिल के संग में आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के, बसंत झूमो संग संग में आई झूम के। आज लागे नहीं धरती पे मेरे भौरे, बादल के चाहे जान ही ले सारा भौरे। आज लागे नहीं धरती पे मेरे भौरे, बादल के चाहे जान ही ले सारा भौरे। कब से प्यार की फुहार हो, कब से प्यार की फुहार है, खुशी का ये मेला, आज रहा न रहेगा कोई भी अकेला, आज रहा न रहेगा कोई भी अकेला। जाने तुझ में क्या है, जाने तुझ में क्या है बात, तुझको याद करूं दिन रात, दिल ये चाहे साथ के हाथ चल दूं तेरे संग में। आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के, बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के, बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को, एक रंग में आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। इस परिवार की, इस गांव की खुशियों को मानो नजर सी लग जाती है, क्योंकि पूरन जब अपनी पढ़ाई पूरी कर कर गांव वापस आता है तो एक इंसान वो पूरी तरह से बदल चुका होता है, उसकी जहनियत बदल चुकी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। उधर भारत जो है वो कहता है कि हमारी जड़ें जो हैं गांव की धरती में हैं, गांव के ही हैं। अगर हर किसान यूं शहर की तरफ रुख करेगा तो अनाज कौन पैदा करेगा? पहले ही हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर है, अनाज मंगवाता है। कितने शर्म की बात है कि किसानों का देश है लेकिन हमें अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना होता है। उसकी इन्हीं बातों से प्रभावित डॉक्टर कविता मन ही मन भारत को चाहने लगती है, प्यार करती है। लेकिन भारत कहता है कि हमारे में बहुत बड़ा फासला है, तुम बहुत अमीर हो, मैं बहुत गरीब हूं, एक किसान हूं, लिहाजा हमारा मेल संभव नहीं है। लेकिन डॉक्टर कविता कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो, हालांकि मेरी नजर में तुम बहुत अमीर हो, क्योंकि तुम एक वो किसान हो जो अपना पेट पालने के लिए हजारों का पेट पहले भरता है। और उधर पूरन का मन बदल चुका है, क्योंकि उसके मन में जहर का बीज बोया है उस गांव के लाला धनीराम ने। लाला धनीराम वो शख्स है जो चाहता है कि सभी लोग उसको जमीन बेचें, अनाज बेचें, ताकि वो कालाबाजारी कर सके अनाज की। लेकिन भारत बीच में दीवार बनकर खड़ा होता है। वो कहता है कि हम सीधा मंडी में अनाज बेचेंगे, लाला को नहीं देंगे। इसलिए लाला उससे नफरत सी करता है। दूसरी ओर चरणदास रिश्ते में मामा लगता है पूरन का, लेकिन ये वही इंसान है जिसने बचपन में बहुत साल पहले पूरन के पिता को और भारत के पिता को, दोनों के पिता को जान से मारा था। एक तरह से वो पैसे का
पुजारी है और हर वो गलत काम करता है जिससे उसको पैसा मिले। और वो धनीराम को कहता है कि मैं भारत को रास्ते से तुम्हारे हटा दूंगा, मेरा भी बदला पूरा होगा और तुम्हारा भी, क्योंकि इसकी वजह से भारत ने, उसकी मां ने मुझे पकड़वाया था कत्ल के इल्जाम में और 12 साल मैं जेल में रह के आया हूं, लेकिन बदले की आग अभी भी धधक रही है मेरे सीने में। दोनों मिलकर लाला धनीराम और चरणदास पूरन के दिमाग में जहर भरते हैं तक कि वो भारत से अपना हिस्सा ले, बंटवारा करे और उस पैसे से वो बिजनेस करे, लाला धनीराम के गोदामों को संभाले और शहर में आगे बढ़े। वो गोदाम जिसमें कालाबाजारी का अनाज जमा किया है, जमाखोरी की गई है, ताकि इमरजेंसी के टाइम वही अनाज दुगने तिगने चौगने दाम पर लोगों को बेचा जा सके। भारत मन मारकर पूरी जमीन पूरन के बच्चों के नाम कर देता है ताकि वो उसको बेच ना सके और खुद खाली हाथ शहर की ओर आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात मेजर से होती है, क्योंकि मेजर तबादले के बाद वापस जा रहा है और वहीं वो भारत को कहता है कि तुम फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाते। तो एक जवान का दूसरा रूप आता है, वो एक जवान बन जाता है। एक किसान का दूसरा रूप होता है और वो एक जवान बनता है। और लड़ाई उसी वक्त अनाउंस हो जाती है, घोषित हो जाती है और भारत लड़ाई के लिए जाने लगता है। उधर कविता इंतजार में है अपने परिवार के साथ कि भारत आएगा, सगाई की बात होगी, शादी की बात होगी और हम आगे अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन भारत मजबूर है देश भारत माता के लिए और वो लड़ाई में चला जाता है। वहां पर जख्मी हो जाता है, दुश्मन के हाथ पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह से चकमा देकर दुश्मन को वो वापस आता है और उसको एक बार फिर से रास्ते से हटाने के लिए चरणदास पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। मलंग चाचा उसकी जान बचाते हैं और इस बीच घायल भारत अस्पताल में भर्ती है। कविता उसका इलाज कर रही है, दूसरे डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं और तब उसको एहसास होता है कि पूरे शरीर में कविता को के भारत के शरीर में जहर धीरे धीरे फैल रहा है और उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके दोनों बाजू काट दिए जाएं। भारत इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन और कोई चारा नहीं होता। मां जो है भारत की यानी राधा, वो अपनी कसम देती है कि तुम्हें बचना जरूरी है हमारे लिए, लिहाजा हाथ कटवाने पड़ते हैं। दोनों बाजू कट जाने के बाद भारत निसहाय सा है, असहाय अपने आप को महसूस करता है, लेकिन यकायक वो ये देखता है कि पूरन का विचार बदल चुके हैं। पूरन पूरी तरह से बदल चुका है, उसने अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दिया है और अब दूसरा एक पूरन होकर वो उन्हीं हाथों से, अपने बाजुओं से उन्हीं खेतों में हल चला रहा है जहां पर किसी समय भारत हल चलाता था। तब भारत को एहसास होता है कि मेरे बाजू कहीं नहीं गए, मेरे दोनों बाजू सलामत हैं पूरन के सामने। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो।
पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो। अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। तो श्रोताओ, ये थी फिल्म उपकार की कहानी, उसके गीत। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि फिल्म है ही इतनी नायाब, उसके गीत संगीत है ही इतना यादगार, अमर गीत संगीत कह सकते हैं। आपको और भी इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी हैरान करने वाली जानकारी भी आपको दे कि आपको वाकई जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में पहले राजेश खन्ना को भी कास्ट किया जाना था और शशि कपूर को भी। दरअसल मनोज कुमार चाहते थे कि राजेश खन्ना उपकार में पूरन का किरदार निभाएं, लेकिन बात नहीं बनी। मनोज कुमार के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यानी राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और इस तरह से उन्हें हटना पड़ा और उनकी जगह प्रेम चोपड़ा ने ली। इसके बाद मनोज कुमार ने नया भारत नाम से एक फिल्म बनाने की सोची और उसमें राजेश खन्ना को कास्ट भी किया, लेकिन किन्हीं कारणों से यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। बात आती है शशि कपूर की। मनोज कुमार ने जब उपकार की स्क्रिप्ट फाइनल की तो एक पुराने वादे के मुताबिक वो शशि कपूर को फिल्म में अपने छोटे भाई के रोल में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर मनोज कुमार ने सोचा कि शशि कपूर के लिए फिल्म करना कहीं घाटे का सौदा तो नहीं होगा। हालांकि शशि कपूर बिल्कुल तैयार थे रोल करने के लिए, वो मान गए थे कि मैं करूंगा, लेकिन मनोज कुमार साहब की सोच अलग थी। वो अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कहीं घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि तब शशि कपूर के करियर की शुरुआत ही हुई थी और फिल्म में छोटे भाई पूरन का किरदार नेगेटिव था। ऐसे में ये सोचते हुए मनोज कुमार ने शशि कपूर की जगह प्रेम चोपड़ा को ही फाइनल किया। फिल्म के ज्यादातर जो शूटिंग है वो बल्लभगढ़ हरियाणा के पास अटाली गांव और बवाना जो दिल्ली के पास घेवरा गांव और नंगल ठाकरान गांव में हुई। फिल्म यूनिट ने बाकायदा बैलगाड़ियां ली और पिक्चराइजेशन के लिए वहां के गांव के लोगों से हल लिए, खेत उनके लिए और गांव के घरों को ही उपयोग किया गया अपने घर दिखाने के लिए। और पिक्चराइजेशन के लिए कलाकार जितने भी थे ना फिल्म के,
और सारे प्रोडक्शन के लोग सुबह सुबह पहुंच जाते थे और रात में दिल्ली वापस लौट आते थे। और रात के जो पिक्चराइजेशन होती थी, जो शूटिंग होती थी दोस्तों, उसके दौरान वो सभी कास्ट, चाहे वो प्रोडक्शन के हों चाहे वो एक्टर्स हों, सभी के सभी गांव में रहते थे। और इसके अलावा फिल्म के कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, कमल स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में भी फिल्माए गए। जब ये इतनी शाहकार फिल्म बनी तो जाहिर है कि पुरस्कार मिलना भी लाजमी था, बल्कि एक नहीं दो नहीं कई पुरस्कार इस फिल्म को मिले। फिल्म फेयर पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला हरकिशन आर मीरचंदानी को और RN गोस्वामी जो इस फिल्म के निर्माता थे। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला मनोज कुमार को। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार प्राण साहब ने लिया और सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार भी मनोज कुमार को मिला। सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार यानी डायलॉग्स, वो भी मनोज कुमार की झोली में गया अवार्ड। फिल्म का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार फिल्म फेयर का गुलशन बावरा को मिला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जी हां, और वाजिब भी था, मिलना भी चाहिए था क्योंकि ये गीत अमर हो गया है। और फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ एडिटर पुरस्कार मिला BS ग्लाट को। इसके अलावा नॉमिनेशंस भी हुए। फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए मनोज कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया, कल्याण जी आनंद जी को नॉमिनेट किया गया बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए और महेंद्र कपूर को मेरे देश की धरती के लिए, इस गीत के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा वर्ष की दूसरी सबसे अच्छी फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हरकिशन आर मीरचंदानी को मिला। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार महेंद्र कपूर को मेरे देश की धरती के लिए मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और संवाद कैटेगरी में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला मनोज कुमार को। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। अब दीजिए आशीष को इजाजत, थोड़ी देर